नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है। आपको कल एक वीडियो दिया था जो आज अपलोड हो पाया। दुर्भाग्य से एक्चुअली सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण कल प्रोसेसिंग नहीं हो पाई थी उसकी। तो वो आज सवेरे उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई, दिन में वो अपलोड हुआ। उस पर हम लोगों ने बात की थी कि इसराइल हमास की जो एक लड़ाई शुरू है उसका भारत के ऊपर और बाकी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा और खास तौर से भारतीयों के ऊपर क्या असर होगा। तो उसको लेकर के हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी कल। इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो अपने पड़ोस में हम लोग पाकिस्तान के ऊपर एक नज़र रखते हैं, दूसरी नज़र से दुनिया को देखते हैं, क्योंकि हम लोगों का अनुभव जो है पाकिस्तान को लेकर के पिछले 75 सालों से 77 सालों से कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। भारत के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आई है तो सबसे आगे पाकिस्तान खड़ा हुआ दिखाई दिया है। तो अभी इन लोगों ने क्या हरकतें शुरू की हैं उस पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का कुछ अजीबोगरीब सा हाल है जो समझ के बाहर है। एक तरफ उन्होंने अभी अचानक नया जनरल आसिम मुनीर जब से कमांड संभाला है तो इसने एक जो पुराना सीज फायर चला आ रहा था भारत की एलएसी, ये एलओसी और बॉर्डर वगैरह पे, उसको उल्लंघन करना शुरू करवा दिया है। तो वहां से फायरिंग वगैरह शुरू हो गई हैं। खबरें आ रही हैं कि 50 से 100 के करीब आतंकवादियों को लॉन्च पैड पे रखा हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि उन पर घुसपैठ करवाई जाए। इसके अलावा कुछ एक एनकाउंटर्स भी लगातार हो रहे हैं, जिसमें एक फॉरेस्ट में एनकाउंटर हुआ था, काफी दिनों तक चला था, आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले। तो वो घटनाएं अपने आप बढ़ने लगी। बिल्कुल ये हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर चाइना की तरफ से काफी बड़ा तगड़ा दबाव हो कि वो भारत के साथ कुछ ना कुछ एंगेजमेंट करे, क्योंकि हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि चीन खुद डायरेक्टली भारत से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। खास करके चाइनीज आर्मी वो बिल्कुल विरुद्ध है इस चीज के कि वो भारत से किसी तरह का टकराव मोल लें, क्योंकि उनको बार बार हुए नुकसान से ये आइडिया लग रहा है कि अगर कोई लड़ाई वो शुरू कर देते हैं भारत से तो इस बार चाइना और चाइनीज आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया हो कि वो किसी तरीके से भारत को एंगेज रखे, दबाव बना के रखे। भारत के अंदर आने वाले समय में इलेक्शंस भी हैं और इनका फिर से एक कोशिश यही होगी कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर के बॉर्डर पे भारत को किसी तरीके से सप्रेस करें या दबाएं या कोई नुकसान पहुंचाएं, जिसके की बाद मोदी और मोदी सरकार की कमजोरी का एक मुद्दा भारत का विपक्ष उठा करके मोदी को चुनावों में नुकसान पहुंचा सके। तो इस टाइप का एक गेम प्लान सा दिखता है। और चीन क्योंकि खुद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, उनकी आर्मी के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान को इस चीज के लिए उकसाया है। पाकिस्तान ये करने की हिम्मत इसलिए भी जुटा पा रहा है क्योंकि उसको अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अमेरिका से काफी सपोर्ट और मदद मिलने लगी है। मैं जो बार बार आप लोगों को कहता हूं कि अमेरिका के अंदर एक डीप स्टेट है और उसके दो हिस्से हो चुके हैं। एक पुराना डीप स्टेट है जिसमें कि ये डेमोक्रेट पार्टी के नेता वगैरह हैं, ओबामा है, बाइडेन है, इस टाइप के लोग हैं। और कुछ एक सेक्शन है कुछ व्यापारियों का, बिजनेसमैन का, जो आज भी ये चाहता है कि अमेरिका का वही वही दबदबा बना रहे। और उसके लिए वो अमेरिकन जितने भी स्टूजेस या एजेंट्स कह लीजिए, उस टाइप की जो कंट्रीज हैं, उनका वो लगातार भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब स्पष्ट दिखने लगा है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उभर रहा है। चीन को तो रिप्लेस ऑलमोस्ट भारत कर चुका है। अब वो अमेरिका की टक्कर में आके खड़ा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि भारत जैसा देश ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि जहां वो अमेरिका के बराबर या उससे नंबर 2 की पोजीशन पे भी आकर के खड़ा हो जाए। और भारत ऑलमोस्ट उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि चीन की जो हालत है, चीन अब नंबर 2 की पोजीशन होल्ड करने की स्थिति में नहीं। उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही, उनकी डेमोग्राफी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। चीन को अब सस्टेन कर पाना मुश्किल है कि वो अपनी उस ग्रोथ को मेंटेन कर सके और अपनी उसी पोजीशन को मेंटेन कर सके।
तो ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर फिर भारत का ही बनता है, जो सेकंड पावर कह लीजिए आप। रशिया की जहां तक बात है, तो रशिया मिलिट्री सुपर पावर जरूर है, लेकिन लेकिन इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है, और मिलिट्री वाइज भी उसको यूक्रेन की लड़ाई से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि उन्होंने अपनी सेना डायरेक्टली बहुत ज्यादा नहीं उतारी थी उस लड़ाई में, लेकिन फिर भी पैसा और बाकी सारी चीजों के खर्चे के मामले में अगर देखा जाए, तो यूक्रेन की लड़ाई में रूस को काफी डैमेज हुआ है। तो अमेरिका को मालूम है कि रूस से तो अब 10-15 साल के लिए वो फुर्सत है। चाइना को उन्होंने तैयार किया था नंबर 2 पे लाने के लिए, लेकिन चाइना अपनी अंदरूनी खामियों के कारण, गलतियों के कारण, जैसा भी कह लीजिए, वो भी अब कोलैप्स होने की स्थिति में है। ऐसे में भारत उभर रहा है, वो उनको बर्दाश्त नहीं है। मतलब अमेरिकन डीप स्टेट का जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि वहां पे दो हिस्से हो गए हैं, तो एक हिस्सा तो भारत को एक्सेप्ट कर चुका है कि भारत के साथ हमें आगे बढ़ना है, भारत नंबर 2 के पावर पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें उनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और मिलिट्री, पेंटागन, ये सारे लोग भारत के साथ अलाइंड होकर चलने को तैयार हैं। उनकी इकोनॉमिक वर्ल्ड जो है, जो बिजनेस वर्ल्ड है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के साथ मिलकर चलने को तैयार है। मैं बार बार बोलता हूं कि उनके डीप स्टेट के जो दो हिस्से हुए हैं, उसको आप ऐसा समझ लीजिए कि 80% हिस्सा एक तरफ हो गया है जो भारत के पक्ष में है, 20% या 25% हिस्सा एक तरफ हो गया है जो भारत का अभी भी विरोध करता है, जिसको हम ओल्ड डीप स्टेट मान सकते हैं, जो आज भी चाहता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की जो एक वर्ल्ड डोमिनेंस की स्थिति थी, वो उसको बनाए रखें। और उसके लिए अमेरिका ने जो साम दाम दंड भेद के काम किए थे, दुनिया भर के देशों में अपनी पपेट गवर्नमेंट्स बना करके एक देश से दूसरे देश को लड़वाना, भिड़वाना और ये सारी हरकतें की थी। अमेरिकन सीआईए को यूज किया था उन्होंने बहुत सारी जगहों पे तख्ता पलट करने के लिए, अपने पक्ष की सरकारें बिठाने के लिए। तो वो जो डीप स्टेट का हिस्सा है 20% वाला, वो आज फिर उन्हीं टैक्टिक्स को यूज करके चाहता है कि किसी तरीके से भारत के अंदर भी रेजीम चेंज कर दिया जाए, तख्ता पलट कर दिया जाए, भारत की मौजूदा सरकार को एक टफ टाइम दिया जाए, उनको कदम कदम पे कड़ंगे लगाए जाएं, ताकि मोदी इन चीजों में उलझे रहें, मोदी की सरकार की रेपुटेशन माइनस में चली जाए, और किसी तरीके से भारत में एक वही स्थिति बन जाए जो 2014 के पहले की एक स्थिति थी, कि जिसमें जोड़ तोड़ की सरकारें आती थी, कोएलिशन गवर्नमेंट्स आती थी, एक कमजोर सरकार होती थी जिसमें हर दूसरा नेता बिकाऊ होता था, और अमेरिका या दूसरी फोर्सेस जो हैं विश्व की, वो अपनी मनचाहे फैसले और काम इन लोगों से करवाती रहती थी। अब यहाँ पे इसके लिए पाकिस्तान को अचानक से आप देखेंगे कि आईएमएफ से भी पैसा मिल गया, सऊदी अरब से भी पैसा मिल गया, सब तरफ से फंडिंग और मदद मिलनी शुरू हुई। जिस दबाव में अमेरिका, ये पाकिस्तान बैठा हुआ था, अचानक वो दबाव उनके ऊपर से कम होता जा रहा है, और बदले में उनको ये कहा जा रहा है कि आप इंडिया को किसी तरीके से एंगेज करिए। तो ये एक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें जैसा मैंने बोला, अमेरिका का 80% डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान को कोई बहुत ज्यादा मिलिट्री रिलेटेड मदद और ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। जैसे अमेरिका की तरफ से उनके जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन हैं, इन्होंने एक पैकेज अनाउंस कर दिया था कि उनके F-16 का अपग्रेड वगैरह करेंगे, लेकिन पेंटागन की तरफ से उस अपग्रेड को लेकर के कुछ भी नहीं किया गया, मतलब एक स्क्रू भी नहीं दिया गया है पाकिस्तान को अभी तक, जबकि उस घोषणा को हुए साल भर के ऊपर हो रहा है। तो मिलिट्री के हिसाब से अगर बात करें, तो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं है अमेरिका का, लेकिन वहां की जो डेमोक्रेट पार्टी है, जो एक डीप स्टेट है, जो एक तबका उनको बैंकिंग चैनल्स के थ्रू और बाकी तरीके से हेल्प कर सकता है, वो उस तरीके से हेल्प कर रहा है। यही आपको यूक्रेन में भी दिखाई दिया होगा कि अमेरिकन डीप स्टेट का वो हिस्सा जो मिलिट्री और डिफेंस डिपार्टमेंट वाला है, वो यूक्रेन में बहुत ज्यादा शामिल नहीं हुआ था। यूक्रेन को पूरी तरीके से सिर्फ फाइनेंशियल मदद वहां की सरकार दे रही थी, अमेरिका की फंडिंग कर रही थी, लेकिन मिलिट्री एड जो है वो बहुत ज्यादा वो नहीं दे पाए थे, क्योंकि डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो इसके लिए एग्री नहीं हो रहा था। वहां की जो अमेरिका की आर्मी है या पेंटागन है, वो इस युद्ध के लिए उसके फेवर में नहीं था। इसी का दूसरा आपको मैं एग्जांपल दूं,
इजराइल के खिलाफ जो बाइडेन पूरी डेमोक्रेट पार्टी पूरी तरीके से इजराइल के अगेंस्ट में, नेतन्याहू के अगेंस्ट में रहती है, शुरू से रहती आई है। वो जब सत्ता में आते हैं डेमोक्रेट्स, इजराइल के साथ इनके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। ये बात बात पे इजराइल को टोकते हैं, तंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। और फिलिस्तीन और इन सब इश्यूज को लेकर के ये लोग काफी आगे बढ़े रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब रिपब्लिकन या जैसे ट्रंप आए थे, तो ट्रंप के आने के समय में इजराइल को बहुत सपोर्ट मिला था अमेरिका से। इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी डिक्लेयर कर दिया था और ट्रंप ने तुरंत घोषणा कर दी थी कि अमेरिका का दूतावास तेल अवीव से शिफ्ट करके अमेरिका जेरूसलम ले जा रहा है। मतलब उन्होंने उसको सेकंड कर दिया, सपोर्ट कर दिया। आज की स्थिति में एक्सपेक्टेड लाइंस यही थी कि इजराइल अगर अमेरिका ये हमास पे हमला करेगा तो बाइडेन सरकार इसका सपोर्ट करेगी नहीं, लेकिन इन्होंने मजबूरी में सपोर्ट तो किया। लेकिन आप देखिए कि इनके बस एक हाँ बोलने से कि हाँ हमास ने ये गलत किया है, वहीं अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट जो डीप स्टेट 80% वाला है, ताकतवर डीप स्टेट है अमेरिका का, उसने तत्काल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और पूरा कैरियर बैटल ग्रुप और पता नहीं क्या क्या ला करके इजराइल के सपोर्ट में खड़ा कर दिया। तुरंत हमास के ऊपर इजराइल ने पहली एयर स्ट्राइक शुरू की। उसके साथ साथ अमेरिका से कई सारे कार्गो प्लेन्स इजराइल में उतर गए, उनको गोला बारूद और सारी चीजों की सप्लाई पहले घंटे से शुरू कर दी अमेरिका ने। तो वहां पे अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो इजराइल के साथ ऑन बोर्ड है, उसने मिलिट्री तुरंत उतार दी। और वहीं यूक्रेन में ये जो दूसरा पुराना डीप स्टेट है, ये युद्ध करना चाहता था। अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने वहां अपनी तरफ से एक सोल्जर नहीं भेजा, एक टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं भेजा। इन्होंने इधर उधर से लोगों को जुटा करके, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको हायर करके इनको यूक्रेन की मदद के लिए अरेंज किया था। अमेरिकन आर्मी की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से कोई एज सच बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें शो नहीं किया गया। तो ये एक डिवीजन जो है ये हम लोगों को साफ दिखाई दे रहा है बार बार। और मैं इसको बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि आप लोग भी इस नजरिए से चीजों को देखिए। अमेरिका से आपको हमेशा 2 सिग्नल्स मिलेंगे। एक सिग्नल मिलेगा कि वहां ऐसा लगेगा कि सरकार जो है या वहां का पेंटागन जो है वो भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के चल रहा है, हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, बहुत सारा मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहा है, वो सब आपको दिखाई देगा। वहां पे आपको ये भी दिखाई देगा कि बहुत सारे हमारे कमर्शियल और बिजनेस जॉइंट वेंचर्स बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बातें हो रही हैं। वहीं आपको अमेरिका से एक नेगेटिव खबर भी आएगी कि कुछ ना कुछ नेगेटिव इंडिया के अगेंस्ट में किया जा रहा है। कभी कोई एक हंगर इंडेक्स आ जाएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि भारत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ज्यादा भुखमरी है। कभी ये बताया जाएगा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रेस या मीडिया को भारत से ज्यादा स्वतंत्रता हासिल है। कभी ये बताने की कोशिश करते हैं ये लोग कि ह्यूमन राइट्स के मामले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत से अच्छे हैं। तो इस टाइप की ये जो आती हैं इंडेक्सेस वगैरह, ये वामपंथियों द्वारा फैलाया जाता है। और ये वही डीप स्टेट का वो 20% वाला हिस्सा है जो ये खुराफातें भारत के खिलाफ करता रहता है। कभी बताया जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान भारत से बेहतर है, वो पाकिस्तान जिसने सारे हिंदू और सारे सिख मार डाले, खत्म कर दिए, उनके यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता भारत से अच्छी है, वो ये बताते हैं। हालांकि इन सब चीजों के आने के बाद इन लोगों की ही क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, खराब हो रही है। वहां के अमेरिका के ही लोग अब सवाल करने लगे हैं कि ये किस किस किस्म की बकवास रिपोर्ट्स आप लोग पब्लिश करते रहते हैं। तो लेकिन अमेरिका से आपको ये कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स दिखाई देंगे। एक तरफ अमेरिका का एक हिस्सा ऐसा है जो सीरियसली भारत के साथ अच्छे संबंधों के को बना रहा है, बढ़ा रहा है, आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एक तबका आपको ऐसा मिलेगा जो बात बात पे भारत के ऊपर उंगली उठाएगा, भारत के साथ छेड़खानी की कोशिश करेगा। अब जैसे आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर हंगामा मचा हुआ है, दंगे फसाद शुरू हो गए हैं, उनके यहाँ चुनाव होने वाले हैं और वहां पे जो कट्टरपंथी इस्लामी हैं उन्होंने एक झंडा उठा लिया है कि शेख हसीना जो हैं, जो भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं,
अब इन कट्टरपंथी इस्लामियों का कहना है कि शेख हसीना पहले इस्तीफा दे दें फिर चुनाव होगा, क्योंकि इनके रहते हुए हम नहीं मान सकते हैं कि एक वैसा चुनाव हो सकता है साफ सुथरा। तो ये हरकत जो है, ये पूरी कहानी अमेरिका का यही डीप स्टेट करवा रहा है। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर कट्टर इस्लामी, वो जो खालिदा जिया है, उनके नेतृत्व में एक सरकार आ जाए, कट्टर इस्लामी काबिज हो जाएं और भारत की तरफ, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों तरफ से ये जिहादियों का एक हमला शुरू हो जाए। तो अमेरिका का तबका, एक तबका ये करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा तबका जो है वो भारत को पीछे से सपोर्ट करता रहता है, मिलिट्री और हर तरीके से और बाकी तरीकों से। तो हम लोगों के लिए इस समय एक चैलेंजिंग टाइम है, और ये इसलिए है क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हम आज विश्व की महाशक्ति बनने की कगार पे खड़े हुए हैं, और उसको कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। तो आने वाला समय जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, थोड़ा डिस्टर्बिंग होगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब देखें तो उसमें ये देखिएगा कि भारत के खिलाफ अगर कोई चीज हो रही है तो उसमें अमेरिका से कौन सा सेगमेंट भारत के खिलाफ ये चाबियां घुमा रहा है। घूमती चाबी अमेरिका की वहीं से हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस, ये भी उसी डीप स्टेट का हिस्सा है जो भारत के खिलाफ काम करता रहता है। और इन सब से भारत इसलिए भी निकल जाता है क्योंकि वहीं से दूसरा एक हिस्सा है जो भारत को चुपचाप धीरे से निकाल देता है, जो सत्ता में नहीं है लेकिन सत्ता से ज्यादा ताकतवर है। तो आपको इसलिए इन चीजों को देख के चलना पड़ेगा कि वहां पे जो मेन डीप स्टेट है उसके दो टुकड़े हो चुके हैं, और उसमें से जो एक ताकतवर टुकड़ा है, जो असली ताकत कंट्रोल करता है, वो आपके साथ खड़ा हुआ है। और एक जो दूसरा टुकड़ा है जिसके पास एक्चुअली इस समय सरकार है, पावर है अमेरिका का, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह क्योंकि सरकार में है तो उनको कंट्रोल करते हैं, बैंक्स हैं, आईएमएफ है, इन सबको वो कंट्रोल करते हैं। तो उन सब चीजों का, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनका यूज करते हुए, वहां की कोर्ट्स का यूज करते हुए वो आपके खिलाफ काफी सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो इस बारीकी को समझ करके आप लोग चलेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स अपने आप समझ में आने लगेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थोड़ी देर में दूसरा डालेंगे। पाकिस्तान में एक हमला हुआ है एयरफोर्स बेस के ऊपर मियांवाली में, और उसके क्या कारण हैं, रीजंस हैं, और उससे आगे अब क्या हो सकता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार।